हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए मैं बहुत बड़ा वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो 2024, 2023 और 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। और बहुत से क्वेश्चन पेपर से मैंने 50 बहुविकल्पी प्रश्न को लिया है। तो यदि आपने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यदि आप यहाँ से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम 24 फरवरी का है और 24 फरवरी का पहला पेपर हिंदी का है और हिंदी में आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपने बस इन्हीं 50 को कर लिया तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो सकता है, 100% है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा एक एक प्रश्न का, और कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको यही प्रश्न पढ़ना है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 का प्रश्न पूछा गया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बताना है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, इनमें से कौन ऐसे कवि हैं या लेखक हैं जो शुक्ल युग के नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो शुक्ल युग के लेखक हैं वो कौन है। जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के लेखक हैं, प्रेमचंद्र भी शुक्ल युग के लेखक हैं और रामचंद्र भी शुक्ल युग के लेखक हैं। लेकिन जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये बाबू शुक्ल युग का कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बहुत जल्दी मैं इन 50 क्वेश्चन करा दूंगा, मात्र 25 मिनट के अंदर करा दूंगा। बस आपको 25 मिनट से वीडियो को देखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूस की रात। पूस की रात वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन या यशपाल जी। ठीक है, तो जो पूस की रात है, ये पूस की रात कहानी के लेखक कौन है बाबू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र जी। इसके क्या है, इस कहानी के लेखक है पूस की रात। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंदूर की होली है, इसके नाटककार कौन है वो हरिकृष्ण प्रेमी हर कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी जी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूस की 25 मास, रूस की 25 मात्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, प्रभाकर माचवे जी, राम वृक्ष बेनीपुरी या राहुल संकृत्यायन जी। ठीक है, तो जहां भी आपको यात्रा वृत्त का नाम मिल जाए, यात्रा वृत्त का जहां भी नाम मिल जाए तो वहां पर आपको राइट आंसर करना है राहुल संकृत्यायन को। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रूस की 25 मास के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यायन जी। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। अगला प्रश्न आपका है माटी हो गई सोना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक और प्रश्न आ गया कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी या रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो माटी हो गई सोना, ये जो क्या है एक प्रकार का संस्मरण है। किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। भी पूछ सकता है कि जो माटी हो गई सोना है किस विधा की रचना है, तो आपको कहता है संस्मरण विधा की लिखा है। और इसके लेखक कौन है, अब इसके लेखक आपके कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वानों ने कहा है। बताओ, बताना है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने या रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए कि जो रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा बाबू, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। कौन कहा है, मिश्र बंधु ने कहा। था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन देव की नहीं है। आपको बताना है कि रीतिकालीन देव की नहीं है। कविप्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या रस विलास। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रीतिकालीन कवि देव है उनकी जो रचना है, कृति है, रस विलास भी है, भवानी विलास भी है, भाव विलास भी। जो जिस जिसमें विलास आपको मिला है ये इनकी कृति है, लेकिन जो कविप्रिया है इनकी कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कविप्रिया रीतिकालीन देव की नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि जो भारतेंदु युग की विशेषता है इसमें कौन नहीं है, आपको पूछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे आपको दो तरह का प्रश्न पूछ देगा कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो आपको याद रखना 1943 में। बहुत बार पूछा गया 2024 के पेपर में, 2023 के पेपर में भी, कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो 1943 में। और इसके संपादक कौन है? रामविलास वर्मा जी, या सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी, या प्रभाकर माचवे जी, या गिरिजा कुमार माथुर जी। ठीक है, तो जो तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, वो तो आपके किए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। ठीक है, इनको शॉर्ट में हम लोग अज्ञे भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राम की शक्ति पूजा, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, रामनरेश त्रिपाठी जी, या महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो जो राम की शक्ति पूजा है इस किसकी रचना है वो, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाथी जैसी देह, ध्यान समझिएगा, हाथी जैसी देह, गंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। ठीक है, तो इस पंक्ति को आप जब पढ़ेंगे तो आपको कौन सा रस प्राप्त होगा? हास्य रस प्राप्त होगा। कौन सा रस प्राप्त होगा? हास्य रस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, जिसमें बताना कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो जिस पंक्ति में आपको, ध्यान समझिएगा, जिस पंक्ति में आपको मन मानो, मनहु जनो, ये सब वर्ड मिल जाए तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस पंक्ति में देखिए आपको मानो मिला, क्या मिला है? मानो शब्द मिला है। तो इसी को देखकर आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि हुई, ध्यान सुनिएगा, जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद बताना है? सोठा छंद है, दोहा छंद है, रोला छंद है, कुंडलिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। ठीक है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान से नहीं हुआ है बोला है। ठीक है, अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, या अनुवाद। ठीक है, तो किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुत्तीर्ण में क्या हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है अनुत्तीर्ण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। बताना है नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है, या दीर्घ समास है, या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो जो नीलकंठ है आपका, इसमें कौन सा समास है? वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुनहाव के देवता की रचना की विधा। आपको बताना है गुनहाव की जो देवता है किस विधा की रचना? कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, या आत्मकथा की। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो गुनहाव के देवता है किस विधा की रचना हो, तो ऑप्शन नंबर सी उपन्यास विधा की रचना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। आप बताना कि इसमें कौन ऐसा जो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली, या इंदुमती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इंदुमती क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी के लिए कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी के लिए कौन है? जयशंकर प्रसादी, जगदीश चंद्र माथुर जी, राम कुमार वर्मा जी, या मोहन राकेश जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो ध्रुव स्वामिनी के लिए कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। बताना है कि संस्कृति और सभ्यता एक प्रकार का निबंध है। ये भी पूछ सकता है कि संस्कृति और सभ्यता किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। और इसके निबंधक कौन है? इसके निबंधकार कौन है? वो रामदास गौड़ जी, श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी, या डॉक्टर नागेंद्र जी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृति और सभ्यता के जो निबंध के निबंधकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाव विलास के रचयिता कौन है? जो भाव विलास अभी मैंने पीछे प्रश्न कराया था, जहां भी आपको विलास मिल जाए, भाव विलास, रस विलास, कुछ भी मिल जाए, तो आप भूषण की रचना नहीं होगी, केशव की नहीं होगी, मतीराम की नहीं होगी, किसकी होगी? देव की होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाव विलास की रचयिता कौन है? फिर प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देव जी। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 का आउट क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये 2025 का आउट क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन मैंने पीछे कराया कि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। फिर दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो राइट ऑप्शन नंबर बी 1951 में क्या हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। लेकिन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, तो ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 का आउट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रगतिवादी युग के कवि हैं। आपको बताना कि इसमें कौन ऐसा जो प्रगतिवादी युग के कवि है? शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे जी, नरेश मेहता या जगदीश गुप्त जी। ठीक है, तो अगर पूछा है कि प्रगति युग के कवि कौन है, तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रगतिवादी युग के कवि है कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन क्या है बाबू? प्रगतिवादी युग के कवि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना कि इसमें कौन ऐसा जो महादेवी वर्मा की रचना है? त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी और गुंजन। ठीक है, तो जो महादेवी वर्मा की एक प्रमुख रचना क्या है? उसकी प्रमुख रचना है पथ के साथी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबीनु नारी दुखारी पंक्ति में कौन सा रस है? इंपोर्टेंट पंक्ति है, ध्यान सुनिएगा कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबीनु नारी दुखारी पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस है, हास्य रस है, श्रृंगार रस है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप पंक्ति पढ़ेंगे तो इसमें आपको कौन सा रस का प्राप्ति होगा? तो इसमें आपको करुण रस की प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ बस आपको उतना ही करना है और एक प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा या संदेह। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितने मात्राएं होती हैं? मात्राएं होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 16, 12 या 13। ठीक है, तो मैं आपको बता दें जो सोरठा छंद होता है इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपव्यय। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, बताना कि अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। जो शब्द के पहले जुड़े उसको बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। तो आपको बताना उपसर्ग कौन जुड़ा है? तो अ या उप या अप या अधि। ठीक है, तो आपको अपव्यय को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अप जुड़ा है। कौन जुड़ा है? अप। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि माता पिता में समास है। आपको बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्विग समास है या बहुव्रीहि समास है या द्वंद्व समास है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो माता पिता इसमें कौन समास है? वो कौन समास है? द्वंद्व समास है। जहां भी आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिले, योजक मतलब जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? योजक चिन्ह है। तो जब आपको दो शब्दों के बीच में जब भी योजक चिन्ह मिल जाए तो आपको हमेशा द्वंद्व समास लगाना है। क्या लगाना है? द्वंद्व समास लगाना है। तो पहचाने का ट्रिक है कि जब भी आपको दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो उसको वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। बताना कि चंद्रगुप्त रचना की विधा मतलब चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? निबंध की, उपन्यास की या नाटक की या कविता की? तो मैं आपको बता दूं जो चंद्रगुप्त है इसके लेखक कौन है? तो जो चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? वो आपके चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त रचना के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दीप जले शंख बजे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी, शांति प्रिया द्विवेदी जी या ब्रह्मऋषि बेनीपुर जी या देवेंद्र सत्यार्थी जी। ठीक है, तो दीप जले शंख बजे इसके लेखक कौन बाबू? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, इनके लेखक हैं पानी के प्रचीर के, या आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या वाण भट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक है बाबू, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। और ये किस विधा की रचना बाबू, क्या आपको मैं बता दूं कि आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा विधा की रचना भी पूछ सकता है कि वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो आपको बता देना कि ये आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हाँ ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। आपको बताना कि इसमें कौन ऐसा है जो चारों में से जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्र सॉरी ध्रुव स्वामी या अंधेर नगरी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है, अंधेर नगरी। कौन है, अंधेर नगरी, क्योंकि अंधेर नगरी किसका रचना है बाबू, किसके नाटक है, तो आपका किसका नाटक है बाबू, प्रेमचंद्र है। किनके नाटक है, प्रेमचंद्र का अंधेर नगरी क्या है, नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिवध काव्य धारा कवि, बताना कि इसमें कौन ऐसा है जो रीतिवध काव्य धारा कवि है, बिहारी लाल जी, बोधा जी, या भिखारी दास जी, या घनानंद जी। ठीक है, तो रीतिवध पूछा, ध्यान से पड़ेगा, रीतिवध काव्य धारा कवि कौन है, तो भिखारी दास जी। कौन है, भिखारी दास जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पद्माकर के रचयिता है। आपको बताना है कि पद्माकर के रचयिता कौन है, सेनापति जी, या केशव जी, या पद्माकर जी, या भूषण जी। तो नाम में ही छुपा है बाबू कि पद्माभरण, सॉरी पद्माभरण के रचयिता कौन है, तो पद्माभरण में पद्मा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी पद्माकर जी, सॉरी पद्माकर जी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर जी क्या है, पद्माभरण के रचयिता हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसमें बताना इसमें कौन ऐसा है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कनुप्रिया, सुनहरे सवाल, या ठंडा लोहा, या राम की शक्ति पूजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट है ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न कराया कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछ चुका है 2024 के पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, वो धर्मवीर भारती जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, या अज्ञेय जी, या गिरिजा कुमार माथुर जी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये 2025 का भी आउट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, 2025 में आउट क्वेश्चन हो जाएगा कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है बाबू, अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय जी इनके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, शोक होता है, या हास्य होता है, या भय होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो करुण रस है इसका अस्थायी भाव क्या होता है, इसका अस्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है, शोक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चरण कमल बंधु हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। बताना कि कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंधु हरिराई, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ काम आपको घर के लिए दे रहे हैं, उसको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या ऑप्शन नंबर सेकंड, या ऑप्शन नंबर थर्ड, या ऑप्शन नंबर फोर्थ कमेंट बॉक्स आपको बता देना। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। नील कमल में समास है। आपको बताना है कि नील कमल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या बहुब्रीय समास है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नील कमल इसमें कौन सा समास है, वो इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है। कौन समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है 2024 के पेपर में कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। आपको बताना है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है बाबू, उपेंद्र नाथ अस्कर जी, हरिकृष्ण प्रेमी जी, राम कुमार वर्मा जी, या चतुर्सेन शास्त्री जी। ठीक है, तो जो रक्षाबंधन एक किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है, और इसके नाटककार कौन है बाबू, इसके नाटककार का है उपेंद्र नाथ अस्कर जी। उपेंद्र नाथ अस्कर जी से क्या है, नाटककार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें बताना है कौन ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, संस्कृति 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, या इंद्रजाल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जो इंद्रजाल है ये भी क्या है, रामधारी सिंह की रचना नहीं है। अनंत आकाश भी उनकी रचना नहीं है, साहित्य और कला भी उनकी रचना नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो संस्कृत के 4 अध्याय है